फ्रेंड्स, दिस इज विकास कुमार। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल विकास ज्योग्राफर पर। तो आज का हमारा टॉपिक है दक्षिणी अमेरिका की जो तटवर्ती जलधाराएं हैं उनको हम डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। लास्ट क्लास में हमने इसके जो महत्वपूर्ण शहर और बंदरगाह शहर उनके बारे में अपन डिस्कस लास्ट क्लास में कर चुके हैं। तो इस क्लास में बेसिकली हमने मैप बनाया हुआ है, जो इस पर जो ये ड्रॉ की हुई लाइन है इसके बारे में हम पहले तो स्टार्टिंग से एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद अपन देखेंगे कौन कौन सी धाराएं हैं जो इसके चारों तरफ प्रवाहित होती हैं और उनका क्या क्या इफेक्ट होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तटवर्ती धाराएं मैप देख लेते हैं। पहले तो ये दक्षिणी अमेरिका का मैप बनाए हुए और यहाँ पर छोटा सा हिस्सा जो ये बनाया हुआ है ये है अफ्रीका महाद्वीप का। तो ये थोड़ा सा हमने आपको समझने के लिए बताया है कि किस प्रकार से अफ्रीका के पास से जो धाराएं निकलती है उनको एक्सप्लेन करने के लिए काम आएगा। इसलिए थोड़ा सा हिस्सा जस्ट अफ्रीका और भी बड़ा कॉन्टिनेंट है, इससे काफी एरिया बड़ा है, तो उसको हम बाद में देखेंगे। अफ्रीका जब हम स्टार्ट कर देंगे, अभी तो ये बस लोकेशंस को समझने के लिए है कि कहाँ से जलधाराएं निकल रही हैं उनका क्या इफेक्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। ये जो तीन रेखाएं बनाई हैं तो आपको पहले तो पता है, फर्स्ट बीच में जो है वो तो 0 डिग्री रेखा है। 0 डिग्री इक्वेडोर, इक्वेटर जिसको विषुवत रेखा बोलते हैं, विषुवत रेखा 0 डिग्री है जो इक्वेटर। इसके ऊपर है, ऊपर वाले ये 5 डिग्री 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है, जिसको इंग्लिश में लिख लेंगे 5 डिग्री नॉर्थ, और ये 5 डिग्री साउथ। तो ये होगी इनकी रेखाओं की बात। तो ये है विषुवत रेखीय क्षेत्र जो डोलड्रम क्षेत्र होता है। डोलड्रम क्षेत्र मतलब यहाँ क्या है कि पौने शांत रहती हैं, इसलिए इस क्षेत्र में पौने को क्या है कि जो स्पीड रहती है वो कम हो जाती है और बहुत ही शांत तरीके से रहता है। शांत क्षेत्र है ये विषुवतीय डोलड्रम क्षेत्र। तो ये हो गया 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, ये हो गया 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ये 0 डिग्री। नीचे की हम बात कर लेते हैं। तो ये नीचे वाली जो रेखा है ये है दोस्तों 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश साउथ, और जो इसके नीचे वाली बनाई है वो है 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 35 डिग्री। हमने यहाँ पर मकर रेखा नहीं दर्शाई दोस्तों। मकर रेखा यहाँ से ऊपर से है थोड़ी सी, इसके 23.5 डिग्री वाली जो रेखा है वो मकर रेखा। तो ये है मकर शांत मंडल बोलते हैं इसे, मकर शांत मंडल, मकर शांत मंडल। मकर शांत मंडल हो गया 30 डिग्री साउथ से 35 डिग्री 35 डिग्री साउथ में। तो ये अब एरिया निकल के आ गया अपने पास, ये बीच का पार्ट और ये इससे नीचे का पार्ट। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं कौन कौन सी पौने जो चलती हैं। पौने जो विषुवत रेखा, जैसे बेसिकली 3 प्रकार की पौने होती है। फर्स्ट है व्यापारिक पौने, सेकंड है पछुआ पौने, और उसके थर्ड है ध्रुवीय पौने। तो हम देख लेते हैं कि पौने कहाँ कहाँ चलती है। जो व्यापारिक पौने होती है वो विषुवत रेखा और जो ये मकर मंडल है, मकर रेखा, इनके बीच में चलती है, ऊपर यहाँ से नीचे। और जो इस एरिया में है विषुवत रेखा और जो ऊपर जो इसके करक रेखा है उसके बीच में चलती है, तो वहां पर इस क्षेत्र में चलती है व्यापारिक पौने। इसके जो नीचे का क्षेत्र है जो 30 डिग्री साउथ है, यहाँ पर चलती है पछुआ पौने 30 डिग्री साउथ। और जो 30 डिग्री ऊपर नॉर्थ रहेगा, 30 डिग्री नॉर्थ, वहां पर चलेगी पछुआ पौने। और 30 डिग्री के बाद जो 60 डिग्री आ जाएगा, 60 डिग्री से नीचे हो जाएगी दोस्तों ध्रुवीय पौने। और ऊपर 60 डिग्री नॉर्थ में जब ऊपर हम पढ़ेंगे तो वहां पर 60 डिग्री से 90 डिग्री तक 90 डिग्री रहेंगी ध्रुवीय पौने। तो इस प्रकार से पौनों का डिवाइडेशन हो जाता है। तो यहाँ पर पौने हैं जो व्यापारिक पौने हैं इस एरिया में, ये पूरा एरिया में। और इन व्यापारिक पौने की जो दिशा होती है वो किस प्रकार से चलते हैं, तो इनकी हम देख लेते हैं किस प्रकार से चलते हैं। इस प्रकार से चलते हैं इस क्षेत्र में। तो ये है व्यापारिक पौनों की दिशा, और इनको हम बोलेंगे क्या, दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पौने। दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पौने हो गए ये। तो ये हो गए दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पौने। और जो यहाँ पर चलेंगी पछुआ पौने, उनकी किस प्रकार से रहेगी, वो इस प्रकार से रहेगी। ये हो गई दक्षिणी पश्चिमी पछुआ पौने, सॉरी ये हो गई पछुआ पौने, ये है व्यापारिक पौने। तो अब ये किस प्रकार से जल धाराओं को प्रभावित करते हैं एक कॉन्टिनेंट में, तो हम उनको देखेंगे किस प्रकार से प्रभावित होती है। तो यहाँ पर हम इसकी पहली जो जल धारा ले रहे हैं विषुवत रेखीय, ये यहाँ पर है अटलांटिक महासागर। आपको पता ही है इस एरिया में अटलांटिक महासागर है, उनके हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, आप नहीं बताएंगे ज्यादा। यहाँ पर प्रशांत महासागर। तो यहाँ से जो जलधारा निकलेगी उनमें तो अटलांटिक महासागर का नाम आएगा, और जो इधर से होगी जो विषुवत रेखा की धारा होती है वहां पर उसे बोलते हैं
विश्वद्रेखीय प्रशांत महासागरीय जलधारा, और यहाँ पर जो है विश्वद्रेखीय अटलांटिक विश्वद्रेखीय जलधारा। तो यहाँ पर क्या है जलधारा निकलती है, देख लेते हैं हम जलधारा। यहाँ पर क्या है कि 5 डिग्री हो गया साउथ डिग्री चैनल, और यहाँ पर एक 10 डिग्री साउथ, 10 डिग्री का साउथ चैनल एक, तो 10 डिग्री से, और यहाँ पर जो इस एरिया में 35 डिग्री तक जो यहाँ पर व्यापारिक पवनों का क्षेत्र हो गया ये। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो जलधाराएं प्रवाहित होती है किस प्रकार से होती है, तो यहाँ पर एक जलधारा निकलती है, फर्स्ट जलधारा जिसकी हम बात कर लेते हैं, ये है दक्षिणी विश्वतीय अटलांटिक जलधारा, दक्षिणी विश्वतीय अटलांटिक जलधारा। तो इसकी लोकेशन है यहाँ पर। तो ये क्या है कि यहाँ से निकलती है जलधारा यहाँ से, और यहाँ से इस एरिया से निकलते हैं जो अफ्रीका महाद्वीप कॉन्टिनेंट है, ये नीचे तक है। यहाँ से जो तटवर्ती, यहाँ से तो ये हो जाती है अपतटीय, जो अपतटीय उसे बोलते हैं स्थल से सागर की ओर चलते हैं, जो स्थल से समुद्र जल की ओर चलती हैं वो अपतटीय जलधाराएं होती है। तो यहाँ से चलती है हवाएं इस प्रकार से। तो यहाँ पर क्या है कि तट की आकृति अलग होने के कारण यहाँ पर तट की आकार की है, तो यहाँ से ये टकराती है। जैसे यहाँ पर कैप सावर होगी जिसकी हम लोकेशन पहले देख चुके हैं दोस्तों, कैप सावर होगी, तो यहाँ से टकराती है ये पैर। तो ये जलधारा 2 पार्टों में विभाजित होती है, एक तो ऊपर चल जाती है जलधारा, ये जलधारा ऊपर चल जाती है इस प्रकार से जाती है कैरेबियन सागर में जाती है, इसका नाम है केनी जलधारा, केनी जलधारा। और ये दोस्तों तट के आकार के कारण जो यहाँ से एक नीचे आ जाती है रेखा, जो जलधारा नीचे आती है वो है ब्राजील की जलधारा, ब्राजील की गर्म धारा। ये दोनों दोस्तों गर्म जलधाराएं हैं, दोनों ही तट के आकार के कारण नीचे आ जाती है। एक तो जो नीचे आ जाती है यहाँ से, ये तो हो गया ब्राजील की धारा, और जो ऊपर चल जाती है केनी की जलधारा। तो इनका प्रभाव देख, ये तट के आकार के कारण यहाँ से तट से टकराती है, दक्षिणी पूर्वी जो व्यापारिक पवने हैं तट से टकराने के कारण एक नीचे चल के एक ऊपर गए। ये कैरेबियन जलधारा तो यहाँ पर कैरेबियन सागर में मिल जाती है, और जो ये ब्राजील की जलधारा है गर्म जलधारा, ये नीचे आती है यहाँ पर 40 डिग्री चैनल तक, 40 डिग्री तक आती है दोस्तों, ये इस प्रकार से आती है 40 डिग्री तक। तो इनका प्रभाव क्या होता है दोस्तों, प्रभाव ये होता है कि जो ये गर्म जलधारा है ये ब्राजील के तट को और अर्जेंटीना के तट को गर्म बनाए रखती है, उष्णों पर गर्म बनाए रखती है। नेक्स्ट जलधारा है दोस्तों, ये इस हिस्से में आती है। यहाँ पर एक नेक्स्ट जलधारा फॉकलैंड की जलधारा, फॉकलैंड जलधारा इसके नीचे यहाँ पर है फॉकलैंड धारा, फॉकलैंड धारा। फॉकलैंड धारा की हम लोकेशन देखते हैं। फॉकलैंड धारा इस प्रकार से चलती है यहाँ से, और यहाँ से नीचे जाती है, पहले तो इसके ऊपर आती है। फॉकलैंड जलधारा की उत्पत्ति कहाँ से होती है, यहाँ पर नीचे जो इसके कॉन्टिनेंट की दक्षिणी अमेरिका है, इसके नीचे है अटलांटिक कॉन्टिनेंट, तो वहां से फॉकलैंड जलधारा निकलती है। फॉकलैंड जलधारा उत्पन्न होने के कारण क्या होता है, वहां पर जो बर्फ होती है, बर्फ वहां से बर्फ पिघलने के कारण वहां पर जल की आपूर्ति बढ़ जाती है, जिससे फॉकलैंड जलधारा का जन्म होता है। फॉकलैंड जलधारा ठंडी जलधारा है दोस्तों, ठंडी जलधारा। और यहाँ पर जो ये पछुआ पौने इसको इस तरफ घुमाती है, इसलिए यहाँ पर क्या है कि इनका पश्चिमी बलीकरण के कारण ये जो ब्राजील की जलधारा है जो गर्म जलधारा है, और ये जो फॉकलैंड की जलधारा ठंडी जलधारा, इन दोनों का अभिसरण होता है। तो इससे ब्राजील ये जो फॉकलैंड की जलधारा है ये इसके नीचे धस जाती है, गर्म जलधारा के नीचे। ब्राजील की जो जलधारा है गर्म जलधारा इसके नीचे धस जाती है, इसके नीचे फॉकलैंड की जलधारा, क्योंकि फॉकलैंड की जलधारा जो ठंडी होती है, ठंडी जलधारा है, उसका क्या है घनत्व तो ज्यादा होता है, तो ये गर्म जलधारा को ऊपर करती है और ये नीचे चल जाती है। इसके कारण क्या होता है कि यहाँ पर जहाँ पर दोस्तों गर्म जलधारा की ब्राजील गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा फॉकलैंड की जलधारा, जो दोनों जलधाराओं का मिश्रण होता है, अभिमिश्रण, तो ये होती है ठंडी जलधारा जो फॉकलैंड की है, और ये है गर्म जलधारा जो ब्राजील की, इसके नीचे जाती है इस क्षेत्र में, इस प्रकार से प्रभावित होती है। तो यहाँ पर क्या होता है कि गर्म और ठंडा जल जहाँ पर मिलता है वहां पर क्या होता है कि फाइटोप्लैंक्टन की आपूर्ति सर्वाधिक होती है। तो यहाँ पर फाइटोप्लैंक्टन की आपूर्ति होने के कारण यहाँ क्या है कि मत्स्य उद्योग सर्वाधिक विकसित होते हैं दोस्तों, सर्वाधिक विकसित होते हैं, क्योंकि यहाँ पर मत्स्य उद्योग विकसित है यहाँ पर इस एरिया में, यहाँ पर। और यहाँ पर क्या है कि सघन कोहरा भी पड़ता है, क्योंकि ठंडी जलधारा जो नीचे जाने के कारण वहां पर मौसम चेंज हो जाता है, उस वजह से यहाँ पर क्या है कि कोहरा पड़ता है और मत्स्य उद्योग सर्वाधिक विकसित हुए हैं। तो ये होगी जो जलधाराएं
एक तो केनी की जलधारा कैरेबियन सागर में जाते हैं। कैरेबियन सागर की लोकेशन हम देख चुके हैं। यहाँ पर कैरेबियन सागर, कैरेबियन सागर, कैरेबियन सागर के टेम्परेचर को ये चेंज कर देगा क्योंकि ये गर्म जलधाराएं हैं, गर्म है। नेक्स्ट जलधारा देख लेते हैं हम। इसके यहाँ पर है पेरू की जलधारा। पेरू, पेरू की जलधारा की लोकेशन है यहाँ पर दोस्तों। पेरू की जलधारा यहाँ से निकलती है और यही आगे जाके फिर विषुवतरेखीय जलधारा बन जाती है। प्रशांत विषुवतरेखीय, प्रशांत, दक्षिणी प्रशांत विषुवतरेखीय जलधारा, ये यही है इन पवनों के कारण। और यहाँ पर क्या है कि पवने क्या है, अपतट है दोस्तों। अपतट किस प्रकार से है कि ये पवने इस प्रकार से, देखो अपतट किसे कहते हैं, जैसे आपको ये पता लग जाएगा अपतट। तो ये अपतट इस प्रकार से होते हैं, जो पवने चलती हैं स्थल से जल की ओर, स्थल से जल की ओर, तो इन्हें बोलते हैं अपतटीय पवन। इसके कारण इनमें क्या प्रभाव पड़ता है, इस तटीय जल का जो ये रहता है, स्थल से जल की चलते जो अपतटीय पवने होते हैं उनसे क्या प्रभाव पड़ता है। यहाँ से जैसे ये पवने चलेंगे तो यहाँ पर जो जल का ऊपरी सतह है, ये प्रशांत महासागर हो गया दोस्तों। तो यहाँ से जो जल की ऊपरी सतह, जो ऊपरी लेयर होती है, वो क्या होता है कि गर्म हो जाती है। जो टेम्परेचर कारण गर्म हो जाती है क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर ज्यादा होता है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है ये वाला, तो यहाँ पर टेम्परेचर अधिक होता है। जैसे ये हवाएं चलती है, दक्षिणी पूर्वी जो व्यापारिक पवने चलती है, वो यहाँ से क्या है गर्म जल को उत्सर्जित करती है, मतलब कि हटाती है, आगे जाती है गर्म को। और जो ये जलधारा निकलती है वो नीचे से निकलती है। ठंडी जलधारा का शीत जल का उद्वेलन होता है, यहाँ पर शीत जल का उद्वेलन होता है, जिसे हम पेरू की जलधारा कहते हैं। शीत जल, शीत जल का उद्वेलन। उद्वेलन मतलब दोस्तों ज्योग्राफी का वर्ड है, उद्वेलन मतलब नीचे से निकलना। तो ये क्या है कि जैसे यहाँ पर गर्म जल की परत होती है, वो हवाओं से आगे विसर्जित कर देती है, तो ये गर्म जल, ये ठंडी जलधारा, शीत जलधारा निकलती है नीचे से, जिसे हम बोलते हैं पेरू की धारा, पेरू की धारा। और इसकी खोज एक हम्बोल्ट महोदय थे, हम्बोल्ट ने की थी, इसलिए इसे हम्बोल्ट की धारा कहते हैं। तो इसका नाम दोनों होते हैं, पेरू की जलधारा भी है और ये हम्बोल्ट की जलधारा है। तो यहाँ पर शीत जल का उद्वेलन होने के कारण इसकी उत्पत्ति होती है। तो यहाँ पर शीत जल और गर्म जल, यहाँ पर भी मिश्रण होता है दोनों का। तो यहाँ पर भी फाइटोप्लैंक्टन की आपूर्ति होती है, इसलिए यहाँ पर भी मत्स्य उद्योग विकसित होते हैं, मत्स्य उद्योग विकसित होते हैं। अब यहाँ पर प्रभाव क्या पड़ता है दोस्तों, इस जलधारा का प्रभाव पड़ता है तो दोस्तों हम देख लेते हैं कि यहाँ पर हमें पता है, पहले हम देख चुके हैं अटाकामा डेजर्ट है, अटाकामा डेजर्ट, जिसकी हम बात पहले भी कर चुके हैं कि अटाकामा डेजर्ट सर्वाधिक शुष्क क्यों है। जो उसका स्थान है एक अरिका, जिसके बारे में हमने कल बात की थी, अरिका स्थान जो विश्व का सर्वाधिक शुष्कतम स्थान है, वो शुष्कतम स्थान इसी जलधारा के कारण है। क्योंकि यहाँ पर जो शीत जल का उद्वेलन होता है, वहां पर क्या है कि इसकी शुष्कता बढ़ जाती है। तो ये विश्व का सर्वाधिक शुष्क स्थान हो गया अरिका, और इसी कारण से जो अटाकामा डेजर्ट है उसकी शुष्कता भी बढ़ जाती है शीत जल का उद्वेलन होने के कारण। और यहाँ पर यह आगे फिर जलधारा ये यहाँ से निकलती है, आगे की ओर मुड़ जाती है, यहाँ पर फिर ये चले जाती है, यहाँ पर विषुवतरेखीय जलधारा बढ़ जाती है, प्रशांत विषुवतरेखीय जलधारा। एक तो ये हो गया दक्षिणी पूर्वी अमेरिका के, इसके लोकेशन हम बात करें तो ये तो हो गया कि दक्षिणी अमेरिका का, तो ये हो गया पश्चिमी तट, पश्चिमी तट पे है लोकेशन इसकी पेरू की जलधारा की। और हम अगर प्रशांत महासागर के हिसाब से देखें तो प्रशांत महासागर के हिसाब से इसकी लोकेशन होगी प्रशांत महासागर के पूर्वी क्षेत्र में, क्योंकि प्रशांत महासागर का एरिया दोस्तों ये हो गया पूरा, और इसका पूर्वी क्षेत्र तो ये हो गया, और जो ये कॉन्टिनेंट है इसका तो ये पश्चिमी क्षेत्र हो गया। तो ये आपको दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए, ज्योग्राफी हम पढ़ेंगे तो, क्योंकि दिशाओं से ही पवनों के हम लोकेशंस पता करेंगे इस प्रकार से। तो पेरू की जलधारा यहाँ पर होगी, और पेरू की ये हम्बोल्ट की पेरू और हम्बोल्ट की जलधारा होगी। तो ये तीनों जलधाराएं होगी है इस प्रकार से। नेक्स्ट है यहाँ पर एक मौसमी परिवर्तन के कारण एक होती है, एक मौसमी परिवर्तन जब हो जाता है तो यहाँ पर एक क्या है कि अल नीनो की धारा निकलती है, अल नीनो की धारा। लेकिन वो मौसमी परिवर्तन के कारण है, उससे यहाँ पर क्या होता है कि पेरू की जलधारा नहीं निकलती है उसके टाइम। जब ये अल नीनो निकलती है तो यहाँ पर पेरू की धारा नहीं निकलती है, और यहाँ पर क्या है कि मौसम परिवर्तन होता है, जिससे यहाँ पर जो अटाकामा डेजर्ट है उसमें क्या है कि थोड़ा मौसम चेंज होता है, तो वहाँ पर क्या है कि वर्षा हो जाती है थोड़ी बहुत, जो अल नीनो जलधारा होती है वहाँ पर। फिर यहाँ पर थोड़ी बहुत छोटी मात्रा में वनस्पति उत्पन्न हो जाती है, वनस्पति आ जाती है, वो मौसमी चेंज, मौसमी फिनोमिना होता है अल नीनो का। तो वो कंडीशन जब चेंज होती है तब होता है। तो इसी के साथ ये तटवर्ती जलधाराएं हैं जो इसके अटलांटिक, इसके दक्षिणी अमेरिका महासागर की, एक तो यह ब्राजीलियन गर्म जलधारा, यहाँ पर एक केनी गर्म जलधारा, एक फॉकलैंड की ठंडी जलधारा, जिसके कारण यहाँ पर सर्वाधिक मत्स्य उद्योग विकसित हो जाते हैं। ये एक पेरू की ठंडी जलधारा, पेरू की ठंडी जलधारा दोस्तों,
और इन पर काफी बार क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछ लेते हैं, सिंपल से क्वेश्चन नॉर्मल से तो ये पूछ लेते हैं ब्राजील की धारा है जो गर्म जल धारा है, ठंडी जल धारा, या फिर आपको क्वेश्चन पूछेगा ऐसा है कि दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की कौन कौन सी जल धाराएं हैं, तो इन तीनों का नाम दे देंगे, ब्राजील धारा, केनी धारा, विशुद्ध ये हम्बोल्ट की धारा, और एक अलग नाम दे देंगे किसी दूसरे कॉन्टिनेंट के, जैसे भाई यहाँ पर कोयोसियो की धारा जो जापान के वहां पर है एशिया की, और यहाँ पर जैसे कैरिबियन वो इसकी नॉर्थ अमेरिका की जल धाराएं बता देंगे, या उसमें मैक्सिको की जल धारा, और भी काफी सारी धाराएं, तो इस प्रकार से आपको चूज करनी पड़ेगी कौन सी धारा है। तो इसी के साथ ये जल धाराएं जो तटवर्ती जल धाराएं इसका टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। और आप हमारा ज्यादातर ये जो कॉन्टिनेंट है इसकी क्लास पूरी हो चुकी है, तो इसी के साथ हम इस क्लास को समाप्त करेंगे और अपनी नेक्स्ट क्लास में हम अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बारे में पढ़ेंगे। अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है यहाँ पर, तो अफ्रीका के बारे में हम स्टार्टिंग करेंगे। तो इसी के साथ क्लास खत्म करते हैं। धन्यवाद।